प्यारे बच्चों नमस्कार। रिस्पांस दो बच्चों। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। तो पिछले ऑनलाइन क्लास में बच्चों हमने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता पढ़ी थी उत्साह। ठीक है, तो आज पहले थोड़ा सा उत्साह पर ही हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और उसके बाद हम करेंगे अट नहीं रही है। तो बच्चों उत्साह का अर्थ क्या होता है? जोश। तो इसमें जो है किसके लिए आह्वान किया गया है? उत्साह के लिए। और प्रतीक कौन है? बादल। कवि ने बच्चों बादलों के माध्यम से नए जीवन और नव चेतना का संचार का विचार करते हुए बादलों के माध्यम से अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त किया है। इस कविता में बच्चों कवि ने जो भूखे प्यासे थे, पीड़ित लोग थे, उनकी जो इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं उनको पूरा करने वाले जो बादल हैं उसके बारे में बताया गया है। दूसरी ओर उन्होंने जो विप्लव है, विध्वंस है, एक क्रांति है, उस चेतना के माध्यम से भी अपनी इस रूप को बादलों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कवि ने बच्चों अपने जो हमारा जीवन है उसमें व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हुए अपने मन की कल्पना, किसकी कल्पना है? कवि के मन की कल्पना के द्वारा क्रांति चेतना की और हमारा सबका ध्यान जो है उस तरफ इंगित किया है। तो बच्चों साहित्य में, समाज में परिवर्तन ही सबसे बड़ा ध्येय होता है, तभी हम जो है परिवर्तन के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हम जो है कैसे रहेंगे कि हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। परिवर्तन समय की मांग है, परिवर्तन के अकॉर्डिंग ही हम रोज़ नए नए आविष्कार करते हैं, नई नई खोज करते हैं, और उसके द्वारा ही हम परिवर्तन के द्वारा आगे बढ़ते चलते हैं। तो परिवर्तन बच्चों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कवि ने बादलों के माध्यम से क्या कहा है कि गरजो, गरज गरज कर बरसने की बात कहता है कि वो एक क्रांति भी लाना चाहता है, एक चेतना भी लाना चाहता है। और बादलों को कैसा बताया है? अबोध बालक की तरह। कैसे होते हैं? जैसे हम अपनी मन कल्पना में बादलों के रूप को वो करते हैं ना कि कभी बादल हमें किसी रूप में नज़र आते हैं, कभी किसी रूप में। और सुंदर जो है बादल कैसे लग रहे हैं? घुंघराले बालों की तरह। घुंघराले जैसे बच्चे के बाल होते हैं, घुंघराले बालों की तरह लग रहे हैं, और कैसे बाल कल्पना की तरह लग रहे हैं, और सृष्टि की नव चेतना का संचार कर रहे हैं। और उनके भीतर जो है एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है, और कवि इसीलिए बादलों का आह्वान करता है कि बादल जो है बरस कर इस धरा की तपन को क्या कर दे? शीतल कर दे। समझ आ गई? अब इस कविता पर चर्चा करेंगे। हमारी कविता है आज की अट नहीं रही है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं इस कविता का आपको परिचय दे दूं कि कवि ने ये कविता किस उपलक्ष्य में, किस ध्येय में लिखी। तो बच्चों मैंने आपको बताया निराला जी छायावादी युग के कवि रहे हैं, आधुनिक युग के। तो निराला जी ने अपनी इस कविता में कौन से मास का वर्णन किया है? फाल्गुन मास की मादकता का। तो आपने देखा होगा फाल्गुन मास एक ऐसा मास है जिसमें कि हमारे वैसे चैत्र मास में हम जो है अपने भारतीय हिंदुस्तान परंपरा के अनुसार चैत्र मास से हम नव वर्ष का आरंभ मानते हैं। तो फाल्गुन मास एक ऐसा होता है, फसलें पक जाती हैं, लहलाने लगती हैं, किसान जो है और प्रकृति भी जो है खुश हो जाती है, और किसान भी अपनी फसलों को लहलाते देखकर उसके भी खुशी का ठिकाना नहीं होता। और उसी मौसम में आता है, उसी माह में आता है फाल्गुन में होली का पर्व, जो कि तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, और प्रकृति की इतनी सुंदर छवि होती है। तो कवि की आंखें उससे, प्रकृति की जो छवि है उससे हट नहीं रही हैं। तो बहुत सुंदर जो है फाल्गुन मास की मादकता का जो है निराला जी ने चित्रण किया है कि व्यक्ति का मन जब प्रसन्न होता है तो उस किसकी तरह? फाल्गुन मास की तरह। फाल्गुन मास में सुंदरता और उल्लास जो है चारों तरफ दिखाई देता है।
और कवि ने सारी प्रकृति की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया है कि इतनी सुंदर है कि उससे उसकी आँखें जो हैं, कवि की आँखें नहीं हट रही। उसे प्रकृति की जो सुंदर सुगंध है वो दसों दिशाओं में बिखरी हुई नज़र आ रही है। दसों दिशाओं से प्रकृति की सुगंध आ रही है, उसकी खुशबू आ रही है। उसका मन तरह तरह की जो है हमारे मन में जो इच्छाएं और कल्पनाएं होती हैं, इसी तरह से कवि के मन में भी तरह तरह की इच्छाएं और कल्पनाएं उठ रही हैं। और वनों में पेड़ जो है आपने देखा होगा, नए नए पल्लव, नई नई मंजरी इस तरह से आ जाती हैं, फल आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है क्या आती है, कली आती है। तो कली आनी शुरू हो जाती हैं और पत्ते हरे हरे रंग के होते हैं और कोपल उनकी कैसी होती हैं बच्चों, लाल रंग की। उनके बीच जब फूल खिलता है तो वो अपनी सुगंधी से पूरे वातावरण को क्या कर देता है, महका देता है। और सारे वन का वैभव कैसा लग रहा है, बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही सुंदर है और मन को मोहने वाला है। समझ गए कविता का जो भाव है, आशय है, कविता का सार है, वो मैंने अभी आपको बता दिया। अब मैं अब कविता पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं कविता की व्याख्या करूँगी। ठीक है, कोई बच्चा कविता पढ़ सकता है? थोड़ा सा सुर और लय में पढ़ना चाह रहे हो? यस मैम, मैं पढ़ूं? चलो पढ़ो। हट नहीं रही है, थोड़ा सा जोर से पढ़ो ना, थोड़ा सा जोर से, क्योंकि हाँ। नहीं रही है आभा फाल्गुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। हाँ, थोड़ा सा अच्छे से उच्चारण करके। मैम एक पूरा हो गया। नहीं हो तो गया, थोड़ा सा अच्छे से उच्चारण कहा मैंने। मैम हाँ बोलिए, थोड़ा सा अच्छी आवाज़ में पढ़िए, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में। मैम हाँ पढ़िए, और कोई बच्चा पढ़े। मैं दूसरी पढ़ती हूँ। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उस पर मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। मैम कहाँ गई? ठीक है, अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। मैम ठीक है, म्यूट कर रखा है। क्या बेटा, क्या म्यूट कर रखा मैंने? ओ सॉरी, यहाँ सही कह रहे, म्यूट कर रखा है। तो अभी मैंने कविता पढ़ी, आप लोगों को सुनाई नहीं दी, वो समझ में नहीं आई। ठीक है, तो एक आध बार ऐसा हो जाता है कि जो है ना ध्यान नहीं आता। हाँ तो हाँ, तो मैं आपको सबसे पहले जो है अटने का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज़ से जो है उसको सामना करना, किसी चीज़ के अंदर समा जाना। ठीक है, और आभा क्या अर्थ क्या है बच्चों, चमक। आभा का अर्थ क्या है, चमक। फाल्गुन मैंने बता दिया, आपने सबको समझ में आ गया, फाल्गुन मास के बारे में है। और तन होता है शरीर, और सटना होता है उसके निकट। सांस का आपको पता ही है, सांस लेना, घर घर भर देते हो। और उड़ने को नभ, आकाश। ठीक है, पर मतलब पूरे स्थान पर। और आँख हटाता हूँ हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। और उर का मतलब क्या होता है बच्चों, हृदय। और शोभा क्या होती है, शोभा का मतलब क्या होता है, सौंदर्य से भरपूर। मतलब इतनी ज़्यादा शोभा है, इतना ज़्यादा
सौंदर्य है कि वो अपने आप में पूरी प्रकृति समा ही नहीं रही। ठीक है, समझ गए? समझ गए शब्दों के अर्थ? यस मैम। हाँ, अब मैं आपको इस कविता की व्याख्या करा रही हूँ। सबसे पहले प्रसंग बता रही हूँ कि ये कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है और इसके रचयिता हैं, इसके कवि हैं, कौन है? छायावादी कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और उन्होंने इस कविता के माध्यम से पूरी प्रकृति की शोभा का वर्णन किया है कि फाल्गुन मास की इतनी सुंदरता है, कि इतनी मादकता है फाल्गुन मास की कि कवि उस आभा, उस शोभा से कवि का ध्यान हट ही नहीं रहा है। चारों तरफ उल्लास है, सुगंध है, खुशबू है, सुंदरता है, सभी दिशाओं में फैली हुई है। तो बच्चों, कवि कहता है कि शरीर में, किसमें? आभा फाल्गुन की तन सट नहीं रही। कौन से मास की? फाल्गुन मास की। शरीर में यह सुंदरता किसी भी प्रकार से क्या नहीं हो रही? समा नहीं पा रही, सट नहीं पा रही है, समा नहीं पा रही है। प्रकृति का जो कण कण है उसमें क्या है? कहीं सांस लेते हो, पूरे कण कण में हमें क्या नज़र आती है? खुशबू ही खुशबू, सुंदरता ही सुंदरता। जहाँ हम नज़रें निहारते हैं वहीं हमें उसकी सुंदरता और सुगंधी मादकता चारों ओर हमें दिखाई दे रही है और वो हमारे शरीर में समा नहीं पा रही। मतलब इतनी अधिक है, कम नहीं है। कम चीज़ तो समा जाती है, जब अधिकता होती है, जैसे हम गिलास में पानी डालते हैं तो अधिक होने पर वो गिलास में नहीं समाता, उड़ल जाता है। तो ऐसे ही जो सुंदरता है फाल्गुन मास की, प्रकृति की, वो समा नहीं पा रही है हमारे शरीर में। तो यहाँ पर कवि ने जो है रहस्यवादी भाव प्रकट किए हैं। कहा है कि जो सुंदरता, जो सुगंधित हम सांस के द्वारा प्रकृति के कोने कोने से ले रहे हैं, भर रहे हैं। पूरा शरीर हमारा जो है, पूरे श्वासों में हमारे क्या आ रहा है? सुगंधी आ रही है, खुशबू आ रही है। और क्या कहा इन्होंने? ऊंची ऊंची कल्पना, उड़ने को नभ में तुम पार पर कर देते हो। हमारे मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं और हमें आकाश में उड़ने के लिए हमारे पर क्या दे देती हैं? पंख लगा देती हैं उड़ने के लिए। इतने हम जब वातावरण में, प्रकृति के उसमें मोहित हो जाते हैं तो हमारा मन करता है हाथों को फैलाकर हम उड़ चलें। होता है ना ऐसे? आकाश को छूने के लिए कभी प्रकृति की ऐसी सुंदर आभा छटा देखी हो तो आपका मन भी इस तरह की कल्पना कर रहा होता है। तो उससे आप इस तरह की कल्पनाओं को अपने आप भी आपने देखा होगा कि ऐसी कल्पनाएं अपने आप से आपके उसमें जन्म ले लेती हैं। और सुंदरता इतनी अत्यधिक आकर्षक और इतनी मोहित है कि हम, कवि जो है आँख हटाना चाहता है, लेकिन आँख उस प्रकृति को निहारने से अपने आप को हटाना नहीं चाहती है। कवि कहता है कि मैं आँख हटाता हूँ लेकिन फिर भी मेरी आँख जो है उस प्रकृति छवि को देखने से हट नहीं रही है और मेरा मन जो है इतना मोहित है, क्योंकि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। इतना मोहित हो रहा है कि जो पेड़ हैं उनकी जो डाल हैं वो लदी हुई हैं पत्तों से, कहीं हरे पत्ते हैं तो कहीं लाल पत्ते हैं। नई नई कोपलें छाई हुई हैं, सुंदर सुंदर जो है फूलों की जो है मालाएं भी पड़ गई हैं, सुंदर सुंदर मंद गंध पुष्पमाल की जो है मंद मंद खुशबू सुगंधित फूलों की चारों ओर बिखर रही है, दसों दिशाओं में बिखर रही है। ऐसा लगता है कि उनके जो क्या कहते हैं पुष्पमाल, पुष्पों की माला, मंद और गंध जो है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पूरे पेड़ों के कंठों में सुगंधित मालाएं डली हुई हैं। फूल और कलियां इतने सुंदर लग रहे हैं कि वो कैसी लग रही हैं कि जैसे प्रकृति के कंठ में सुगंध से भरे हुए फूलों की मालाएं लटक रही हैं। जगह जगह शोभा के जो वैभव है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। इतनी शोभा है, इतनी सुंदरता है कि वो आँखों से, मतलब
कहते हैं ना प्याला छलक छलक जा रहा है। तो इतनी सुंदरता है, इतनी शोभा है कि वो छलक रही है, और इतनी सुंदरता है कि इतनी प्रकृति की कि वो समा नहीं पा रही। चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में वो छटा जो है वो प्रकृति की सुंदरता बिखरी हुई है।